प्रॉपर्टी। हाय फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए थे, जिसमें से आपको कंपोजिट रेंट एंड एक्चुअल रेंट ये दोनों अच्छे से समझना है। अभी इस लेक्चर से अपन पढ़ने जा रहे हैं कि एचपी इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है। सो पहले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर दिया है और इस लेक्चर से अपन प्रॉपर कैलकुलेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको 6 प्रकार के प्रॉपर्टी का इनकम पढ़ाने वाला हूँ। कितने प्रॉपर्टी रिलेटेड 6 इनकम है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी मैं ये पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा ये क्या है। ठीक है ना, तो ये एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ और फिर बाद में जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और एक लेट आउट प्रॉपर्टी। बराबर है ना, या तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा या तो लेट आउट होगा। अभी ये फॉर्मेट जो है, दिस इज द फॉर्मेट विल फॉलो फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर क्वेश्चन। देखो, पहले अपन निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ, एक स्टेप मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा एंड ये स्टेप जैसे खत्म होंगे मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है और 4-5 घंटे के लेक्चर रहेंगे एट द मोस्ट। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा जीएवी कैसे निकालना है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, फिर आता है एनएवी जिसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से 2 डिडक्शन माइनस होते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक 30% ऑफ एनएवी एंड एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इन सिंपल वर्ड्स, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट 3 ही डिडक्शन अलाउड है। पहला म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, ठीक है, एंड तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये लेट आउट का फॉर्मेट है। अभी आप एसओ का एक बार फॉर्मेट पढ़ो एंड बताओ डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मेट में। देखते हैं किसको ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग है। दोनों फॉर्मेट पढ़ो, एक एक लाइन कंपेयर करके पढ़ो एंड आपको वहां पे लिखना है कि डिफरेंस है तो उसको हाईलाइट करो, नहीं है तो लिखो नो डिफरेंस। पढ़ लिया फॉर्मेट। अभी काफी लोग बोलेंगे इससे कुछ भी फर्क नहीं है। दोस्तों फर्क है अमाउंट कॉलम में, यहां पे नील लिखा है और यहाँ पे अमाउंट लिखा है, ये फर्क है। फॉर्मेट सेम ही है। मतलब क्या है, एसओ प्रॉपर्टी को एग्जम्पशन है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। मतलब अपन लोग, आप में जिस घर में रह रहे उस घर पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया। बट मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में, गाई मत करो, करेक्ट ना। खाली यहाँ पे अमाउंट है, मतलब अभी लॉजिक लगाओ, अगर यह अमाउंट 0 रहेगा तो मतलब एसओ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और वो भी निगेटिव होगा। इसलिए लोग घर लेते हैं क्योंकि जो एसओ घर रहता है ना उसका इनकम गवर्नमेंट ने माफ किया है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट जब माइनस करते हो तो आंसर निगेटिव आता है। एंड ये जो निगेटिव आंसर है, लेट्स से ये -2 लाख आ रहा है, लेट्स से, है ना। इनकम फ्रॉम ओन हाउस प्रॉपर्टी, ओन मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज निगेटिव 2 लाख, बिकॉज इनकम तो माफ है लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड है जिसका मैक्स लिमिट 2 लाख है। अभी लेट से आप सैलरीड हो तो आपका सैलरी इनकम अगर 12 लाख है ना तो उसमें से 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा एंड फिर आपको 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड 2 लाख रुपए इनकम बच गया, वो भी 12 लाख वाला, तो उस पर 30% टैक्स है तो आपका 60,000 रुपया बच जाएगा। कितना बच जाएगा एग्जैक्टली 60,000 रुपीज आप बचा सकते हो। ये आपको एडवांटेज मिलेगा, इसलिए लोग खुद का घर लेते हैं। बट कितने घर लेने चाहिए वो अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी आपको आइडिया रहेगा, आपने मेरे साथ 4 चैप्टर पढ़ लिए, जैसे मैं कुछ ना कुछ पढ़ा तो आपको डाउट्स आते ही है वो, क्योंकि सब्जेक्ट ही टैक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट जब मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसमें भी डिटेल में चर्चा होगी, आपके सब डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव आने के चांसेस कम है बट आएगा। तो बट ये निगेटिव कब आएगा, जिनके घर पे लोन चालू है। अभी आप पूछो, आपको आपका खुद का जो घर है अगर उसके अगेंस्ट कोई लोन है ही नहीं तो फिर 0 आएगा। तो ये इनकम टैक्स का बेनिफिट किनको मिलेगा, जिन्होंने लोन लिया है।
करेक्ट ना। एंड मेरे हिसाब से लोन लेना अक्लमंदी का काम है। आपके पास कितना भी पैसा हो, ऑलवेज टेक हाउसिंग लोन, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। 30% इनकम टैक्स आपको बचता है। हाँ, खाली EMI वगैरह वो झंझट रहते हैं, बट स्टिल यू कैन सेव। एंड उसमें भी ATC का भी आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब यहाँ पे 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का, ATC में प्रिंसिपल का 1.5 लाख मिलेगा। मतलब अगर आपने एक घर लिया तो आप 2 सेक्शन मिला के 3.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। ATC में प्रिंसिपल 1.5 लाख एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 भी 2 लाख रुपीज़। इसलिए लोग घर लेते ही है। अभी सोचो 12 लाख में से अगर आपका 3.5 लाख रुपए कम हो गया तो आपका इनकम कितना दिखेगा? 8.5 लाख रुपए दिखेगा। देखो 3.5 लाख पे कितना आपका टैक्स बचत होगा, वो भी 20 और 30% वाला टैक्स पे। लगभग 17,000 रुपये आपने बचा लिया टैक्स में। इसलिए लोग घर लेते हैं खुद का। और ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो लोग घर खरीदेंगे नहीं। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रो हो गया तो बाकी सभी सेक्टर ग्रो हो जाएंगे, करेक्ट ना। तो ये गवर्नमेंट का एक उसका एक लॉजिक है। तो इसमें लर्न क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, लेट आउट हो या एसओ हो, दोनों का फॉर्मेट सेम है। जो एसओ प्रॉपर्टी है उसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव नहीं, 0 आ सकता है। अगर आपका उस पर लोन चल रहा है तो नेगेटिव आएगा। लोन नहीं चल रहा है, जैसे आप में से काफ़ी लोगों का घर रहेगा जहाँ पे पेरेंट्स ने पूरा पैसा भर दिया है, या 1 स्टॉक घर खरीदा है, या काफ़ी पुराना घर है, तो उनके लिए इनकम 0 रहेगा। एंड जिन्होंने लोन, जैसे मेरे खुद का घर का मैंने लोन लिया 2013 में, तो मेरे घर का आंसर निगेटिव आता है 2 लाख रुपया। इनकम टैक्स बेनिफिट लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये एक जस्ट फॉर्मेट डिस्कशन था। आप भी आते हैं मेन पॉइंट, ये जहाँ पे आपके डाउट्स है ना सब क्लियर करूंगा। एसओ प्रॉपर्टी, जिस घर में अपन रह रहे हैं ना उसका देखो क्या लिखा है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 23, ये लास्ट ईयर का ही है, वेयर टैक्स पेयर अलाउड टू ऑप्ट फॉर 2 हाउसेज एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अर्लियर इट वाज ओनली फॉर 1 हाउस। तो ये अमेंडमेंट काफ़ी पुराना है, मतलब ये फाइनेंस एक्ट 19 का है, 20 का नहीं है। 20 का जहाँ पे अमेंडमेंट है मैंने वहाँ पे लिखा है फाइनेंस एक्ट 20, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 19 का है दोस्तों। तो देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 23 वेयर टैक्स पेयर इज अलाउड टू ऑप्ट फॉर 2 हाउसेज एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अर्लियर इट वाज अलाउड ओनली टू 1 हाउस। मतलब अभी आपके पास अगर 2 घर है एंड दोनों घर अगर एसओ है तो आपका इनकम टैक्स माफ है। कितने घर के लिए? 2। देखो अभी क्या है, GAV ऑफ 2 एसओ प्रॉपर्टी। अभी देखो 2 एंड एसओ में फर्क है, मतलब आपको 2 घर का एग्जम्पशन मिलेगा, उसका इनकम नील माना जाएगा, बट दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए। एक वैकेंट रहेगा तो चालबेना नहीं चलेगा, दोनों में आपको रहना है। मतलब आपके डैड के नाम पे 2 घर है, एक घर में आपके डैड का फैमिली आप रह रहे हो और एक घर में आपके दादा दादी नाना नानी रह रहे हैं एग्जाम्पल, या कोई भी अदर फैमिली मेंबर्स, चलेगा, बट दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ऐसा लॉ नहीं बोला कि आपको ही दोनों घर में रह रहा है, आप कैसे रहेंगे दोनों घर में? ये थोड़ी घर वाली बाहर वाली ऐसा चलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ओके, अभी इसका आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। इनकम टैक्स रोज सुबह आपके घर पे आके चेक नहीं करेगा, तो ये भी काफी लोगों को डाउट आ सकता है। सो उनको कैसे पता चलेगा? अरे ऐसा हर एक चीज को तुम चैलेंज करोगे तो फिर मुश्किल है ना। ये भरोसे पे रहता है, एटमोस्ट गुड फेथ। आप सुबह उठ के क्लास को आते हो ना, लाइव क्लास को, तो पेरेंट्स भरोसा करते हैं ना कि ये घर के बाहर गया मतलब क्लास को गया है। हाँ, आप जाते दूसरी जगह पे वो अलग बात है, सब लोग नहीं, कुछ लोग जाते रहेंगे, उनका छोड़ दो, उनका तो जीवन का सत्यानाश होने वाला है जो पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजें कर रहे हैं। ऐसा है, तो ये एटमोस्ट गुड फेथ है। इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरे पास खुद के 2 घर है एंड दोनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दोनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखो, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द, हाँ मतलब वैकेंट नहीं चलेगा, दोनों एस होने चाहिए। नॉट लेट आउट, हाँ लेट आउट नहीं चलेगा, क्योंकि देखो लेट आउट किया तो फिर वो इस कैटेगरी में जाएगा, लेट आउट। और अभी मेरा पूरा डिस्कशन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे है, तो अगर आपके लेट आउट के डाउट्स आ रहे, मतलब आपका मेरा लेक्चर पे ध्यान नहीं है, मैं आपका अभी एक भी डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। मेरे सभी डाउट्स रहेंगे एसओ प्रॉपर्टी के। कौन से रहेंगे? एसओ प्रॉपर्टी के, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन एक गवर्नमेंट ने गड़बड़ कर दिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन दोनों का मिला के 2 लाख ही रखा है। इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पे लिखा था ना 2 लाख रुपया, ये दोनों का मिला के 4 लाख नहीं होगा, ये गड़बड़ कर दी। इंटरेस्ट बोले तुमको 2 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। नाउ इफ एस इज यूजिंग मोर देन 1 प्रॉपर्टी फॉर हिज रेसिडेंस,
देन GAV ऑफ 2, यहाँ पे मोर देन 2 करो। सपोज मेरे 4 घर है एंड चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो लालू प्रसाद यादव ही इज हैविंग ओनली 13 चिल्ड्रन। अभी वो एक फ्लैट में कैसे बनेगा? तो उन्होंने 4-5 फ्लैट लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 5 फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, करेक्ट ना? कभी कभी तो शाम को ढूंढने जाते कि कौन सा बेटा कहाँ पे गायब हो गया। 13 बच्चे कैसे ढूंढेंगे, कैसे नाम याद रखते हैं, भगवान को पता। इट्स अ बिग चैलेंज है ना। खो गए तो कैसे ढूंढेंगे कौन सा खो गया? तो मैंने सजेशन दिया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नाम दो। ओके ठीक है। हाँ, तो अभी उनके 4 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। बाकी 2 घर इवन दो दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका आपको नोशनल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। यस, एंड उसको बोलते हैं DLO, डीम टू बी लेट आउट, एज्यूम टू बी लेट आउट। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका इनकम 0 माना जाएगा, 1 रहेगा तो भी 0, 2 रहेगा तो भी 0, दोनों में मिलके इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का, मतलब इसका आंसर निगेटिव 2 लाख आएगा। 2 के ऊपर आपके जितने भी प्रॉपर्टी है 3, 4, 5, 3000, 4000, ये सभी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी रहेंगे, ये सभी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी रहेंगे, तो भी आपको इनकम टैक्स पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। एंड उसका नोशनल इनकम कैसे निकालना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उस नोशनल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इन इनकम टैक्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज आर एसेट, बट द मोमेंट टू बाय थर्ड प्रॉपर्टी इट बिकम योर लायबिलिटी। देन GAV ऑफ 2 प्रॉपर्टी एज पर हीज चॉइस, आपके हिसाब से। तो नेचुरली क्या करना है, जो बड़े घर है उसको एसओ दिखाना है, क्योंकि जितना बड़ा घर उसका एनुअल वैल्यू ज्यादा रहेगा, अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा। तो आपके खुद के 4 घर है, खुद के कितने घर है? 4 घर है, तो उसमें से 2 बड़े घर है उसको एसओ दिखाओ, छोटे घर को लेट आउट दिखाओ, ताकि उसका अर्निंग कैपेसिटी कम होगा एंड लीगली यू कैन सेव टैक्स। ये गौरमूला है, ठीक है, तो इतनी चोरी कर, टेंशन नहीं है। इज नील एंड अदर इज डीम्ड टू बी लेट आउट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ HP विल बी लाइक अ लेट आउट प्रॉपर्टी, उसको हम एज्यूम करेंगे लेट आउट है और उसका इनकम निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लो, फिर अपन एसओ प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ डिटेल और डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको जो समझा है वो अभी बेसिक है, मेरे को जो आपको समझाना है वो एडवांस लेवल है, जिसके मैं 4-5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूं, बट वो समझने के लिए ये एक एक वर्ड समझना जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एक बार आप देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, चलो अभी देखो, अभी आपको एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हेडिंग लिखो एसओ हाउस प्रॉपर्टी। चलो डिवाइड पेज इनटू हाफ। पहला पार्ट होगा सिचुएशन, दूसरा पार्ट होगा एनालिसिस। चलो लिखो पॉइंट नंबर 1, देखो ऐसे से मिस्टर दरवाजा, मिस्टर दरवाजा इज ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी विच आर एसओ थ्रू द ईयर। अभी एज अ कंसल्टेंट सोचो, आपका क्लाइंट है मिस्टर दरवाजा, दरवाजा मतलब डोर नहीं, उसका सरनेम अनफॉर्चुनेटली दरवाजा है, ठीक है। तो ये जो दरवाजा है, मतलब
एसएससी, उसके 2 घर है, उसने कहा से दोनों घर है मेरे पास, एसओ है, बोलो कितना इनकम होगा, क्या एनालिसिस है? जीएवी ऑफ 2 एसओ हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर shall be taken as nil. GAV of 2 house property throughout the year shall be taken as nil. तो पहले केस में उसको इनकम पे टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 2 ही घर है, ठीक है, हो गया। अच्छा ऐसे लिखो, मतलब क्वेश्चन है कि 2 की जगह अगर 4 घर होंगे तो क्या होगा? मोर देन 2 है तो मैंने कहा था क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इन 4 में से एज पर हिज चॉइस 2 घर क्या होंगे? एसओ होंगे, एंड बाकी के जो 2 घर है उसको डीम टू लेट आउट माना जाएगा। इनकम कैसे निकालना है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 2 केसेस क्लियर हो गए, नाउ राइट डाउन थर्ड केस। तो मोर देन 2 कितने भी घर हो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा कंपलसरी, फिर वो एसओ क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा ये एक आदमी के लिए 2 है, मतलब आपके डैड के नाम पे 2 घर, एक आदमी के नाम पे 2 घर एग्जेम्प्ट है, अलग अलग आदमी के लिए हर एक को एक एक एग्जाम मिलेगा। मतलब एक घर आपके डैड ने लिया है, दूसरा घर अपने मॉम ने लिया है, तो दोनों को एक एक एग्जामेशन मिलेगा। इवन डैड के नाम पे 2 घर है एंड मॉम के नाम पे 1 घर है, हाँ, बट वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो सभी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो फिर एग्जामेशन मिलेगा, क्योंकि मॉम का रिटर्न अलग फाइल होगा, उनके लिए एक है, मतलब विद इन 2 लिमिट्स है, एंड फादर के नाम पे है। तो पर एसएससी 2 घर फ्री है, पर एसएससी 2 घर, मतलब आप आपके नाम पे 2 घर ले सकते हैं, दूसरा बंदा 2 घर लेगा, हर एक आदमी को अपने अपने पैसे से ले रहे अपन। तीसरा, एसएससी इज ओनर ऑफ 1 HP विच इज वैकेंट थ्रू आउट द ईयर। अभी नंबर एक ही है, मतलब विद इन 2 है, बट वो वैकेंट है। चलो आप आंसर लिखो अभी क्या होगा, अब आप सबसे लिखो क्या आंसर होगा। डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिशन कब मिलेगा? अगर वो प्रॉपर्टी एसओ है तो। ये एसओ नहीं है, ये वैकेंट है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेके रखा है, वहां पे मैं रह नहीं रहा हूं। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। बट एग्जाम में आया तो ऐसा थोड़ी लिखो कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, करेक्ट ना। एग्जाम में तो एज्यूम लॉजिकल आंसर लिखना पड़ेगा, तो वो उसको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। उसका अर्निंग कैपेसिटी अपन निकालेंगे, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसके हिसाब से आपको इनकम पे टैक्स देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है।
what will be your answer in 3 if house property was vacant due to employment? बोलो, बता दो, अभी आपके लिए नया, आप मत आंसर दो। अभी देखो 3 में भी वैकेंट था, 4 में भी वैकेंट है, बट रीजन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं पुणे में रहता हूँ, या ऐसा करो आप पुणे में रह रहे हो, आपका एक घर पुणे में है और आप जॉब कर रहे हैं, आपका पोस्टिंग हुआ मुंबई, तो इसलिए आप पुणे का घर छोड़ के मुंबई गए फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। इज दिस जेन्युइन रीजन और नॉट? तो ये गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तूने प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड भी है, सॉरी वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो बिजनेस के सिलसिले में तूने सिटी चेंज किया है। एम्प्लॉयमेंट में दोनों आता है, बिजनेस भी आता है और जॉब भी आता है। एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस भी आता है और जॉब, इन पर्पस के वजह से अगर तूने उसको अलग किया है तो फिर जीएवी नील का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इट इज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। ये जेन्युइन रीजन है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। वैकेंट इज डिफरेंट, वैकेंट मतलब कुछ भी नहीं था, अनऑक्युपाइड मीन्स हम उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाए ड्यू टू, हमको रहने की इच्छा थी बट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस, बिजनेस की वजह से पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए, जॉब करने के लिए पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए, तो क्या करेंगे फिर? वैसा है। लिख लो, तो इसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अभी आपसे क्वेश्चन है सर, अगर मेरे देखो टोटल 2 का एग्जाम्पशन है, तो ये 2 कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अनऑक्युपाइड को भी एग्जाम्पशन है ना, है, तो ये सभी कॉम्बिनेशन में आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। अब आइए बाद में लिखना, क्योंकि मेरे को टेबल कंटिन्यू करना है। 2 हाउस प्रॉपर्टी है, बोथ एसओ, वन एसओ एंड वन ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, एंड दूसरा बोथ अनऑक्यूपाइड। तो तीनों केस में आपको जीएवी नील का बेनिफिट मिलेगा। यस, क्योंकि गवर्नमेंट 2 का एग्जाम्पशन देने को रेडी है, बट 2 एसओ 2 अनऑक्यूपाइड नहीं, मैक्स 2। तो ये 2 में कोई भी कॉम्बिनेशन आप बिठाओ, दोनों एसओ थ्रू आउट ईयर चलेगा, एक अनऑक्यूपाइड एक एसओ चलेगा। मतलब मेरा पुणे में घर है, वो मैं खाली रखा हूँ क्योंकि मैं बॉम्बे जॉब करने गया हूँ और बॉम्बे मेरे खुद के घर पे रह रहा हूँ, तो मेरा घर पुणे में है जो वैकेंट है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट नील, बॉम्बे में मैं एसओ नील चलेगा, एंड दोनों ऑक्यूपाइड है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा पोस्टिंग नागपुर हो गया तो मुंबई का भी घर खाली है और पुणे का भी खाली है, तो भी नील अलाउ किया जाएगा। सो इन ऑल केसेस जीएवी शैल बी टेकन एज नील, क्योंकि ये भी आपको डाउट रहेगा नेचुरली कि सर दोनों है तो क्या करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई अड़चन नहीं है। लिख लो, एंड मोर देन 2 कोई भी हो, फिर अनऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू बी लेट आउट। मोर देन 2 अनऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, कंपल्सरी टैक्स देना पड़ेगा ऑन नोशनल इनकम। ठीक है, अच्छा ये अपने कितने 4 केसेस हो गए ना, इट्स ओके, यू कैन राइट हियर 4 ही केसेस है, सॉरी आई थॉट 4th केस बाकी था, नहीं हो गया, लिख लो आप। तो ये था मेरा डिस्कशन ऑन एसओ प्रॉपर्टी। आई होप नाउ आपको पूरा क्लैरिटी आ चुका है कि आपको खुद के नाम पे 2 घर का एग्जाम्पशन मिलेगा, दोनों एसओ चलेगा, दोनों अनऑक्यूपाइड चलेगा, एक एसओ अनऑक्यूपाइड चलेगा। और एक क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया जो आपके मन में रहेगा, सर व्हाट अबाउट को ओनरशिप, हमने 2 लोगों ने मिलकर लिया, तो उसका आंसर मैं एंड में दूंगा। अपन पढ़ने वाले सेक्शन 26 ऑन को ओनरशिप, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ।
तो दूसरा वही अपना बी क्लॉज, अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ए कौन सा था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बी अनऑक्युपाइड, वही लिखा है। वेर एन एसएसी हैज अ रेजिडेंशियल हाउस केप्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन and it cannot be occupied by the owner due to his employment, business, profession carried out at any other place and he has to reside that building, उसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो आपका एक घर है लेकिन आप उसमें नहीं रह सकते हैं, बट कितने हाउसेस के लिए मिलेगा? अभी लिखो 2 हाउस प्रॉपर्टी। अभी बेनिफिट 2 घर की, यहाँ पे लिखा हैज अ हाउस प्रॉपर्टी, तो 2 लिखो, 2 के लिए मिलेगा आपको एग्जम्पशन। ठीक है, देखो एसएसी एज अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, वही दिया है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेम एज द एसओ प्रॉपर्टी, मतलब 2 घर का आपको इनकम माफ किया जाएगा क्योंकि ये जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन की वजह से आप आपका इनकम क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर, मतलब आप इस जगह से उस जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, देखो अभी देखो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। एन एसएसी कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 23A एज वेल एज बी इन द सेम प्रीवियस ईयर। एक घर ए के अंडर एसओ एंड बी के अंडर अनऑक्यूपाइड, 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है। बी इज अनऑक्यूपाइड एंड 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एक घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक घर अनऑक्यूपाइड है, मिलेगा। एन एसएसी कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 23B इवन दो ही हैज गॉट अदर प्रॉपर्टीज, तो उसको बेनिफिट, वो ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। चलो अभी ये अनऑक्यूपाइड का बेनिफिट कब मिलेगा? इफ इट इज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। देखो मिस्टर टप्पू हैज अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, ही मैरिड टू गुजराती गर्ल एंड रिसाइड इन सूरत विद हिज फादर इन लॉ। अभी आप घर जमाई बन के गए लड़की के घर पे, अभी आपका ये पुणे का घर खाली है, मुंबई का। द प्रॉपर्टी सिचुएटेड मुंबई वाज वैकेंट थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर टप्पू वांट्स टू क्लेम बेनिफिट ऑफ 23(2)B, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से वैकेंट नहीं था। घर जमाई बनना ये थोड़ी एम्प्लॉयमेंट है, भले वहाँ पे जाके वो झाड़ू मार रहा है, बर्तन मांज रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग। वाइफ के कपड़े धो रहा है, दैट इज, वो तो पर्सनल चीज़ है ना, वो तो ऐसे ही किया है, उसका कुछ इनकम टैक्स से लेना देना नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मान सकते। भले वाइफ तेरे को हंटर से मार रही है, नो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि वो बिजनेस पर्पस के लिए है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए है, तो ही होगा। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा एज अ कंसल्टेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स है जो आपके दिमाग में आते रहेंगे, इट्स फाइन। मैंने आपको पहले कहा ये सब थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल इज लिटिल बिट डिफरेंट, जो मैं आपको बताऊंगा। एसओ के लिए सेम ही है, बट लेट आउट के जो कैलकुलेशन है वो थोड़े अलग होते हैं। चलो तो दोस्तों अपन ने एसओ प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है। व्हाट इज डीम्ड टू बी लेट आउट? जहां पे आपके पास मोर देन 2 प्रॉपर्टीज है, फिर वो एसओ हो या अनऑक्युपाइड हो और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, 2 के ऊपर जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है जो एसओ है या जिसका रेंट नहीं आ रहा है, तो उसको मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। और उसका इनकम कैसे निकालते हैं ये स्टेप अभी अपन पेंडिंग रखते हैं। सो व्हाट इज डीम्ड टू बी लेट आउट? मोर देन 2 एसओ, मोर देन 2 अनऑक्युपाइड और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। 2 से ज्यादा घर अगर है एंड जो लेट आउट नहीं है बट आपके नाम पे है, तो आपके नाम पे 4 घर है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 2 अनऑक्यूपाइड है, तो उसमें से 2 घर का आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, कुछ भी रीजन हो। और मैंने उसमें टैक्स प्लानिंग क्या बताया कि 4 में से कौन से 2 घर अपने को दिखाना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बताओ कौन से 2 घर जिसका अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो जो बड़े घर है आप उसको पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाओ एंड जो छोटे घर है उसको आप डीम्ड टू बी लेट आउट दिखाओ, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। नेक्स्ट, नाउ ये जो प्रोविजन है दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना। अभी क्या होता है देखो, एज अ कॉमन मैन, है ना, एज अ कॉमन मैन थोड़ा मेरे को तकलीफ हो रहा है। क्या? देखो अभी इमेजिन करो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो और मैं कॉमन मैन हूं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि सर आप हमको 2 घर का एग्जाम्पशन अलाउ करते हैं। आप बोलेंगे हाँ 2 घर का एग्जाम्पशन है, एंड फिर 3rd, 4th, 5th जितने भी मेरे पास घर है आप सब पे टैक्स लेते हैं, इवन दो दे आर नॉट एक्चुअली लेट आउट। आप इसका नोशनल इनकम निकालते हैं और उस पर टैक्स लेते हैं। आपने कहा लेते हैं। मैंने डाउट रेज किया, सर फिर कंस्ट्रक्शन का जिनका बिजनेस है उनके जो 200-200 फ्लैट बन के रेडी रहते हैं, आप उनसे क्यों टैक्स लेते हैं? क्योंकि वो भी तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब आते हैं, वो तो घर भी बनाते हैं, शॉप भी बनाते हैं। तो मेरे बाजू में एक बिल्डर है जिसने 200 फ्लैट बना के रखे, बट फ्लैट अभी तक बेचा नहीं है, वो स्टॉक में है,
तो उसके लिए प्रोविजन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि नहीं, ये तो उनका बिजनेस इनकम है। तो ऐसे मैंने कहा ये तो फिर लूपहोल हो गया ना। मैं भी बोलूंगा कि मेरा प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस इनकम है और मैं एक फॉर्म बना दूंगा, 4 प्रॉपर्टी खरीद के बैठ जाऊंगा आराम से, टैक्स इवेजन हो जाएगा। मैं कंस्ट्रक्शन फॉर्म खोल दूंगा, आई विल बाय 4 फ्लैट्स फॉर सेल। करना क्या है, कंस्ट्रक्शन फॉर्म तो फॉर्म करना है, बाकी कंप्लेंस तो ज्यादा रहेगा नहीं क्योंकि कुछ एक्टिविटी होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट उनको पहले अलाउ करती थी, पर गवर्नमेंट को समझा कि अगर ये अलाउ किया कि स्टॉक इन ट्रेड आप कितने साल भी रख सकते हैं, तो मैं भी क्या करूंगा फिर, आई विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्शन फर्म एंड अंडर दैट आई विल बाय 4 प्रॉपर्टीज। एग्जेम्प्ट, 2 तो एग्जेम्प्ट ही और 2 मिल जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी अमेंडमेंट किया, 2-3 साल हो गए, और क्या बोला उन्होंने कि ये ज्यादा हो गए कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो एक पर्टिकुलर समय तक ही हम आप उसके लिए आपको स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको बेच नहीं सकते तो नोशनल इनकम मान के आपको भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, जो बिल्डर की कम्युनिटी थी जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रेट बढ़ा देते उस एरिया के, या ऐसे काफी बिल्डर करते हैं कि उस एरिया में 5-6 बड़े बड़े बिल्डर है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग वहां पे बनाते, पूरा जगह वहां पे एक्वायर्ड कर देते हैं सो दैट देयर विल बी नो न्यू कंस्ट्रक्शन। एंड लोग जब ढूंढने आते हैं प्रॉपर्टी, बोलते हैं अभी प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, वो होल्ड करके रखते हैं। फिर बाद में प्राइस क्या होता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस बढ़ा देते हैं, बाद में लोगों को बेचते प्राइस बढ़ा बढ़ा के। ये गवर्नमेंट को रोकना था। एंड दूसरा क्या था, फास्ट सेलिंग होगा, मतलब बिल्डर भी क्या करेगा, अभी रेट कम करेगा क्योंकि उसको पता है कि 2 साल तक अपन नहीं बेच पाए तो 3rd ईयर से हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, तो बिल्डर भी रेट कम करके फटाफट बेच देगा। तो बायर का भी फायदा होगा और बिल्डर का भी फायदा होगा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर मूव होगा स्पीडीली, इसलिए प्रोविजन लाया गया था। तो अभी कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं या आपके अगर पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो अभी उनका एक बार प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर सर्टन पीरियड इट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक, बियॉन्ड दैट पीरियड वो आपके लिए फिर नोशनल इनकम माना जाएगा और आपको भी रेंटल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक प्रोविजन यहाँ पे आया है, बट इसमें लूपहोल है। बिल्डर क्या करता है, प्रॉपर्टी पूरा रेडी करके रखता है, सब कुछ कंप्लीशन नहीं लेता है ना, पूरा बिल्डिंग चकाचक करके रखता है, बाहर जैसे पैसे देता है कंप्लीशन लेके उसको हाथ में दे देता है, तो कंप्लीशन डिले करके और पोस्टपोन हो सकता है। देखो, वेयर द बिल्डिंग और लैंड or appertainent thereto is held as a stock in trade and the property or any part of property is not letting out during the whole or any part of the previous year। मतलब जो लेट आउट नहीं उसकी बात चल रही है। सी अगर आपने लेट आउट किया तो फिर वो रेंटल इनकम है। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब पूरा बिल्डिंग या बिल्डिंग का एक फ्लैट कोई भी हो, कितने साल तक एग्जिट माना जाएगा, for the period up to 2 years from the end of financial year in which completion certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority and it shall be taken as nil। मतलब बिल्डर का भी रिस्ट्रिक्शन 2 साल का है। मतलब क्या, देखो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया 15 सितंबर 18 को, यहां से 2 साल नहीं, ये साल खत्म होने के बाद यहां से 2 साल तक उस प्रॉपर्टी को मानेंगे स्टॉक इन ट्रेड। एंड यहां तक उसका जो इनकम है जीएवी नील माना जाएगा। इसके बाद फिर वो टैक्सेबल होगा, फिर नोशनल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल तो लेट आउट है नहीं। एक्चुअल लेट आउट है तो फिर वो रेंटल इनकम टैक्स ऐसे भी है, फिर वो 1 साल के अंदर हो या कभी भी हो, बट आपने लेट आउट नहीं किया, खाली रखा है, तो इसके बाद तो दोस्तों आपको टैक्स देना ही पड़ेगा बिल्डर कम्युनिटी को। तो 2 साल कैसे काउंट करना है, इट्स नॉट फ्रॉम द कंप्लीशन, कंप्लीशन जिस साल हुआ है वो साल खत्म होने के बाद 2 साल, तो 2019 से 2 साल 2021 में सब आपको काम करना पड़ेगा। 21 के बाद मतलब 22-23 से वो आपका, अगर आपने घर नहीं बेच दिए तो 22-23 से उसके नोशनल इनकम पे आपको एचपी हेड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कंपलसरी देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं।
ठीक है, चलो अभी आगे यहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेट आउट प्रॉपर्टी। एसओ का कंप्लीट हो गया। एसओ में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, क्या करना है एसओ में। जो दो घर है, दो घर का इनकम जीरो माना जाएगा, ठीक है। अभी लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट में कोई एग्जाम्पशन नहीं क्योंकि तुमको रेंट आ रहा है एंड इनकम टैक्स का रूल क्या है, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए। तो लेट आउट में जीवी निकालने के लिए मैंने 4 स्टेप में उसको डिवाइड किया है। फाइंड आउट आर ई आर, फाइंड आउट ए आर आर। चलो अभी देखो, अभी लेट आउट प्रॉपर्टी में देखो इनकम कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप है फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रेंट। ये गवर्नमेंट का वैल्यूएशन, जो मैंने कहा था ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है। देखो कैसे आता है वो। पहला है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। व्हाट इज म्यूनिसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया था, व्हाट इज फेयर रेंट पढ़ाया था। इन दोनों में से हायर लो, ए और बी का, उस हायर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, इससे ज्यादा आप लोगों से रेंट कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड फिर उसमें से लोअर लो, मतलब पहले दो का हायर एंड हायर और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर। पहले दो का हायर और पहले दो का जो हायर आएगा उसको स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करो एंड जो लोअर आएगा वो होगा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। एंड फिर उसको कंपेयर किया जाएगा आपके एक्चुअल कैपेसिटी से। ठीक है, देखो कैसे करना है बताता हूं। लेट्स से दिस इज म्युनिसिपल वैल्यू, दिस इज फेयर रेंट एंड दिस इज स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू 100 है, फेयर रेट 120 है, ये 150 है, ठीक है। इसको मैं नंबर देता हूं ए बी एंड सी। ठीक है, अभी देखो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला मत पढ़ो। ए और बी में से अपने को हायर ढूंढना है, तो बताओ ए और बी में कौन सा हायर है, 150। अच्छा, यहाँ पे ए एंड बी मस्ट बी मार्केट वैल्यू एंड फेयर रेंट। वो सीक्वेंस ए एंड बी में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, सी मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट। सो हायर ऑफ ए और बी इज 120, 120 को आप 150 से कंपेयर करो, उसमें से लोअर। सो हायर ऑफ ए और बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सी। तो बोलो हायर ऑफ ए और बी इज 120, 120 और 150 विच एवर इज लेस। जो होगा 120। देन 100 और 120 विच एवर इज हायर, अगेन 120, 120 120 विच एवर इज लेस, 120। नेक्स्ट दोनों का हायर 120, 120 और 80 विच एवर इज लेस। व्हाट इज 80, स्टैंडर्ड रेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, इससे ज्यादा आप टेनेंट से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसा हो गया है। तो इतना ही सिंपल है। बस एक चीज ध्यान में रखना कि सी मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट। एक मिनट लिखो मत, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल राइट वन मोर एग्जांपल। अगर एग्जाम में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो आप बोलेंगे सर ने पढ़ा है 100 और 120 विच इज हायर, 120, 120 और नील विच इज लो, नील। आप लॉजिक लगाओ, घर का अर्निंग कैपेसिटी कभी नील हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कम हो सकता है बट जीरो कैसे होगा। तो जब स्टैंडर्ड रेंट एग्जाम में नहीं दिया जाएगा तो इन दोनों में से जो हायर है वही आपका परफेक्ट आंसर होगा एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ आर ई आर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, वही होगा।
ठीक है। तो ए बी सी में सी मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट, ए एंड बी आप इंटरचेंज कर सकते हो, सी अगर आपने इंटरचेंज किया तो आपके मार्क्स चेंज होकर 0 हो जाएंगे, इसलिए सी मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट। तो हायर ऑफ ए और बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सी। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से अर्निंग कैपेसिटी है और इसको आपको कंपेयर करना है विथ ARR, एंड फिर इसमें से जो हायर होगा वो आपका होगा GAV। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके प्रॉपर्टी का कैपेसिटी है 120, आपको कितना रेंट मिला, विच एवर इज हायर, मतलब गवर्नमेंट का अर्निंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के हिसाब से, और आपको जो रेंट मिला एक्चुअल ARR विच एवर इज हायर। तो अगर आपका ज़्यादा है तो हम आपके साथ हैं, एंड गवर्नमेंट का ज़्यादा है तो आप गवर्नमेंट के साथ हो। सो इसलिए बोला विच एवर इज हायर, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू किधर भी कम नहीं होगा। अगर उनका वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उनके हिसाब से उनको टैक्स मिलेगा, अगर आपका रेंटल ज़्यादा है तो आपके ज़्यादा रेंट तो आपको मिला तो हमको भी चाहिए, तो उनको भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बोला है विच एवर इज हायर। तो ये अपना वहाँ पे स्टेप 2 है, ठीक है, आप लिख लो ये। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो ये 1 मैंने बता दिया, ARR कैसे आते मैंने आपको बता दिया, एंड GAV इज हायर ऑफ 1 और 2। तो 1 इज RER, 2 इज ARR। ARR कैसे निकालते अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, इन दोनों में से जो हायर है वो GAV होगा। अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पॉइंट मैं तभी डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन में वैकेंसी अलाउंस दिया जाएगा। आप अगर एनालाइज करते तो यहाँ पे खाली अनरेज रेंट लिखा है, वैकेंसी लिखा नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट 4 छोड़ के बाकी तो सब सिंपल है। सो 1 में अपन ने कैलकुलेट किया RER, 2 में अपन ने कैलकुलेट किया ARR, एंड जो हायर है वो आपका इनकम होगा। ओके, नाउ अभी ध्यान से देखना, अभी अपन धीरे धीरे बढ़ रहे टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। नाउ ध्यान दो सब लोग, एग्जाम में 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में। चार सिचुएशन आ सकती है। पहला, आपने लेट आउट किया 12 मंथ्स के लिए, रेंट रिसीव्ड भी 12 मंथ्स का हुआ है। अब रेंट रिसीव्ड 12 मंथ्स का हुआ है, मतलब देयर इज नो अनरेज रेंट, देयर इज नो वैकेंसी अलाउंस, बिकॉज मैंने क्लियर कट बोल दिया है मेरे को 12 महीने का रेंट मिला है, दैट मीन्स देयर इज नो अनरेज रेंट, देयर इज नो वैकेंसी अलाउंस। ये पहला पॉसिबिलिटी है। सो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में 4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से एक आएगा। तो ये सिचुएशन आप समझ लो, मतलब सॉल्व करना काफी इजी, आपको बस सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा है, एंड उसका मैंने सॉल्यूशन तो आपको देने वाला हूं फॉर्मूला। दूसरा हो सकता है कि 12 मंथ्स लेट आउट है, रेंट 11 मंथ्स का ही है। अभी देखो 12 मंथ्स लेट आउट है, लेट आउट है 12 मंथ्स, तो बताओ ये 1 महीने का वैकेंसी अलाउंस होगा या अनराइज रेंट होगा, बिकॉज वैकेंसी का मतलब कि आपने को कस्टमर ही नहीं मिला। सो आई एम सेइंग इट्स लेट आउट but rent not received, it means it's unrealized rent, it's not a vacancy allowance। तीसरा देखो, अभी 11 महीने लेट आउट है, 11 महीने का रेंट मिला है, 11 महीने लेट आउट, 11 महीने का रेंट मिला है, दैट मीन्स देयर इज नो अनराइज रेंट, बट देयर कुड बी वैकेंसी अलाउंस फॉर 1 मंथ, क्योंकि घर मेरा रेडी था बट मेरे को कस्टमर नहीं मिला 1 महीना, तो वैकेंसी अलाउंस। एंड फोर्थ, ऐसा हो सकता है कि घर एक तो 11 मंथ ही लेट आउट हुआ, 1 महीने का वैकेंसी था, रेंट 10 महीने का मिला है, 1 महीने का बाकी है, सो देयर आर बोथ, मतलब अनरेज भी और वैकेंसी भी है। तो एग्जाम में आपको 4 सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या होगा, देयर इज नो अनरेज रेंट, देयर इज नो वैकेंसी अलाउंस।
सिचुएशन 1. सिचुएशन 2, देर इज ओनली अनराइज रेंट, नो वैकेंसी अलाउंस, मतलब घर खाली था ही नहीं, पूरे साल लेट आउट हुआ था. तीसरा, देर इज ओनली वैकेंसी अलाउंस, मतलब घर 11 महीने लेट आउट हुआ है, 11 महीने का रेंट मिला है, सब कुछ मिला है, खाली 1 महीना वैकेंट था. एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी में दोनों होगा. क्या होगा? 11 महीने लेट आउट भी है, उसमें से 10 महीने का रेंट मिला है, मतलब देर इज अनराइज रेंट ऑल्सो एंड देर इज अ वैकेंसी अलाउंस ऑल्सो, सब कुछ है. तो ये लिख लो आप, बस आइडेंटिफाई करो. ये सबसे डिफिकल्ट है, जहां पे वैकेंसी आता है ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बाकी सब इजी है. बट वो भी मैं आपको भी लॉजिक पढ़ाऊंगा, तो आपने अभी ये वैकेंसी वाला जो लेक्चर होगा उसको 2 बार देखना है कंपलसरी. अगर आपको लग रहा है समझ रहा है तो भी 2 बार देखना है, उसके बाद ही अगला लेक्चर देखना है. ठीक है, लिख लो. लिख लो. चलो आगे. अभी पहला सिचुएशन जो बताने वाला वो है, देयर इज नो अनराइज रेंट, देयर इज नो वैकेंसी अलाउंस. सुनो, तो क्या करना है फिर? सिंपल, RER और ARR विचर इज हायर, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं ना, ये भी नहीं होगा कुछ भी. तो क्या करना है? RER और ARR विच एवर इज हायर इज इक्वल टू GAV. बहुत सिंपल है. चलो देखो क्या क्या दिया है आपको. 5, 1, 2, 3, 4, 6 घर दिए हैं. ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है, पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स, मतलब ये पूरे 12 महीने लेट आउट था. खाली यहाँ पे ये घर 10 महीने लेट आउट था. कितने महीने था लेट आउट? 10 महीने. ठीक है, तो ये जो H6 है इसमें एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. पहले अपन H5 तक आप कंप्लीट करो. चलो, तो पहले आपको क्या करना है, देखो ये अपना A है स्टेप 1 का, ये B है और C है. A एंड B यू कैन इंटरचेंज, क्योंकि अपन उसमें से हायर लेते हैं, बट C मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट. तो हायर ऑफ A और B सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ C विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. चलो फटाफट लिखो फिर. सो म्यूनिसिपल वैल्यू 120, 130, 140, 150, 160, 180. फेयर रेंट 105, 115, 135, 155, 175, 168. Not applicable 100, 135, 180, 165, 144. ठीक है, तो डेटा देख लो. अभी क्या करना है बोलो? A एंड B में से हायर कौन सा हायर है? 120. अभी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो अपना आंसर 120 होगा. उसको नील मानना है तो 120 लेना है. दूसरा, हायर ऑफ A और B 130. नो 130 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 100 आएगा. तीसरा केस 140 और 135 विच एवर इज हायर 140. अगेन 140 और 135 विच एवर इज लोअर 135. नेक्स्ट 150, 155 which ever is higher 155. 155, 180 whichever is lower. Then 160, 175 whichever is higher 175. 175, 165 whichever is lower
H6 अभी सॉल्व मत करो। हो गया, बस अब इसको क्या करना है, रेंट से कंपेयर करो एंड फिर विच इज हायर। तो 120 है ना, तो रेंट कितना है पहले घर का, 100, 110, 135, 175, 200। तो अभी विच इज हायर, तो 120 और 100, 120, 110, 135, 175, 200। तो स्टेप 1 में मैंने फाइंड आउट किया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 इज ARR जो डायरेक्टली दिया है, कुछ वैकेंसी नहीं है, कुछ अनराइज नहीं है, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली कंपेयर करो विच इज हायर, मतलब हायर लोअर हायर, समझा कि नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर, देन वो हायर और स्टैंडर्ड रेंट लोअर, करेक्ट, एंड वो जो लोअर आएगा और ARR हायर, सो हायर लोअर हायर, पहले दो में से हायर, नेक्स्ट दो में से लोअर, नेक्स्ट दो में से हायर। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके घर का इनकम आना चाहिए 120, आपको मिला 100, तो गवर्नमेंट का 120 लिया जाएगा। उनके हिसाब से आपके घर का इनकम 100 होना चाहिए, तो आपको मिला 110, तो या तो गवर्नमेंट आपके साथ है या आप गवर्नमेंट के साथ हो, विच एवर इज हायर, ऐसा वर्किंग होगा। इतना इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जैसे मैंने स्टेप्स दिए उसको फॉलो करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। कुछ लोग ओरली करते हैं, ओरली करो, थोड़ा प्रैक्टिस होने की बात करो। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दो। अच्छा, अभी मैं लास्ट घर पे आता हूं, यहाँ पे 10 मंथ्स लिखा है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो इस क्वेश्चन में अनराइज रेंट है, ना तो ये घर खाली था, तो ये 10 मंथ्स क्यों दिया है ना, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरा घर खाली भी नहीं है और अनराइज रेंट भी नहीं है, फिर भी पीरियड ऑफ लेट आउट 10 मंथ्स कैसे होगा फिर। इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर्टी ही 1 जून को परचेस किया है, मतलब अप्रैल में आपके पास प्रॉपर्टी था ही नहीं, तो उसमें अनराइज का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा और वैकेंसी का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। दैट मीन्स यू मस्ट हैव परचेज दिस प्रॉपर्टी ऑन 1 जून, ये उसका मतलब है। बिकॉज यू कैन नॉट से कि 2 महीने का वैकेंसी था, क्योंकि हेडिंग ही क्या है, प्रोविजन का हेडिंग क्या है, देयर इज नो वैकेंसी अलाउंस, देयर इज नो अनराइज रेंट, तो ये सिचुएशन है ही नहीं। एंड फिर भी 10 महीने घर कैसे लेट आउट हो सकता है, मतलब मैंने घर ही इन बिटवीन परचेस किया है, ऐसा होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 1 अप्रैल को घर खरीदूंगा, तो फर्स्ट टाइम जब आप घर खरीदते हैं वो उसके बाद ही उस साल का प्रोपोर्शनेट वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ये आपको 10 मंथ्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर एनुअल अमाउंट्स। ये देखो होल ईयर लिखा है सब जगह पे, ये एनुअल है, तो इसको आप 10 मंथ्स में कन्वर्ट करो। एंड फिर आप 100 को कन्वर्ट मत करना, क्योंकि 100 इज ओनली फॉर 10 मंथ्स, इट इज फॉर लेट आउट, उसको कन्वर्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो अपने को एज इट इज लेना है। तो चलो करो फटाफट। तो 180 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, ये 150 आएगा, या पे लिखो फॉर 10 मंथ्स। दूसरा 168 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, 140। तीसरा 144 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, 120 आएगा। तो फर्स्ट दो में से हायर 150 एंड 120 बाद में लोअर 120 आएगा, एंड 120 को मैं कंपेयर करूंगा 100 से, अगेन हायर आएगा 120। 100 को 12/10 से मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि रेंट तो 10 मंथ्स का मिलेगा ना, वो बंदा 12 महीने का रेंट क्यों देगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी 10 मंथ्स ही लेट आउट किया है तो रेंट भी मेरे को 10 महीने का ही मिलेगा, तो उसको प्रोपोर्शनेट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो तो यहाँ पे अपन आज रुकते हैं। आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को और एक बार देख लो,
क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़े टफ होने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो, ये लेक्चर 2 बार देख लो, करेक्ट ना, एंड उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली देख सकते हो। थैंक यू सो मच।